नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, सभी ग्रुप के मेंबर्स को। आज माइंड योर लैंग्वेज ग्रुप की तरफ से पहला साक्षात्कार हम करने जा रहे हैं। और यह साक्षात्कार एक चयनित अभ्यर्थी का है, जो पहले अभ्यर्थी थे, अभी सरकारी सेवा में आ चुके हैं। और इनका नाम है कृतिका जी। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। शुभकामनाएं आपके करियर के लिए और बधाई आपके इस चयन के लिए कि आपने एक सीट वाली इस वैकेंसी में अपना स्थान सुनिश्चित किया। तो नमस्कार कृतिका जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम भी बहुत सुंदर है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके जी, नाम का क्या अर्थ है। धन्यवाद ये बोलने के लिए, नाम के बारे में बोलने के लिए। मेरे नाम का अर्थ है कुछ अपनी कला दिखाना, कुछ रचना करना, कुछ क्रिएटिव करना, अंदर से कुछ क्रिएटिविटी करना। तो ये अर्थ होता है कृतिका का। और कृतिका नाम की शायद हमने एक पुस्तक भी पढ़ी है अपने 9th 10th क्लास में, एनसीईआरटी के करिकुलम में। तो ये नाम तो काफी ज्यादा प्रचलित है। जी, आपको पुस्तक भी याद है एनसीईआरटी करिकुलम में, मुझे भी याद है। कृतिका और वितान, आई थिंक वितान की जी दूसरी किताब जो उसी करिकुलम में लग रही थी, जी। शायद 9th क्लास में ही थी। तो एक में पद्य आता था और एक में गद्य आता था। तो मुझे दोनों की किताबें बहुत पसंद थी। मैं हाँ क्लास जी। में खड़ा होकर मैं पढ़ता था और अध्यापक कहते थे कि आप ही पढ़ो। खुद की तारीफ करने लग गया, माफी चाहूंगा अपने आप से। तो आगे आप। नहीं नहीं, तारीफ के तो आपने काम किए हैं बहुत ज्यादा। आपका योगदान भी रहा है सिलेक्शन में। तो वो तारीफ कोई झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। इन्हीं पंक्तियों का इंतजार कर रहा था इसलिए आपका और कि हमारे माइंड और लैंग्वेज ग्रुप का बहुत बहुत योगदान रहा है। सब शुरू करने से पहले एक बार आप अपने एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशंस आपने अर्जित किए हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जी भी हमारे 11-11 करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे समझ सकें। हम्म। जी जी। तो मैंने अपना +2 जो किया था वो ह्यूमैनिटीज में किया था। उसमें मैंने इंग्लिश, हिंदी और पोल साइंस और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन करी, बीए प्रोग्राम। वो उसमें इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस और एजुकेशन था। तो वहीं से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश के प्रति और एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ा, शुरू से ही था। फिर उसके बाद मैंने बीएड भी करी, और फिर मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश करी, इंग्लिश लिटरेचर करी। फिर एमएड भी करी है और अब पीजीडीटी करी है। काफी लंबा आपका कार्यकाल रहा है जी पढ़ाई में भी। कार्यकाल ही बोले, जो भी बोले, तो आपने काफी जी अलग अलग विशेषज्ञताएं हासिल की हैं, अध्यापन में भी और पीजीडीटी जी। अनुवाद क्षेत्र में भी आप पारंगत हो ही गए हैं, तो आपका चयन हो गया है। तो इसके अलावा मैं कुछ पूछ रहा था, अभी मेरे याद नहीं आ रहा क्या पूछ रहा हूँ मैं, आप गेस कर सकते हैं। जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शायद आप पूछ रहे पूछ रहे हैं। होंगे अनुवाद के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ। नाइस जी क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। हालांकि मैंने ये लिखा नहीं था, लेकिन आपने गेस कर लिया, तो ये सही है। मैं सोच भी रहा था ऐसा ही कुछ पूछने का। तो बता दीजिए, आपका अनुवाद के क्षेत्र में आना किस प्रकार हुआ। जी। हालांकि मैं ये पूछ रहा था कि आपने जैसे 12th किया, किस स्ट्रीम से किया था। ह्यूमैनिटीज से। ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज जी। से आपने किया, तो आप काफी मानवतावादी प्रतीत होते हैं, क्योंकि आपने मानवतावादी सब्जेक्ट से किया। ये पंच में मारना चाह रहा था, लेकिन समय के अभाव और। जी, मानवतावादी। हाँ। तो अनुवाद के क्षेत्र में जी। आने का विचार कब हुआ, और इस प्रकार आपने इस ओर अपने आप को दिशा दी, अपने करियर को दिशा दी। अनुवाद अनुवाद के क्षेत्र में आने का पहले तो मेरा विचार नहीं था। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं टीचिंग के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाऊंगी। फिर जब मैंने मास्टर्स करी इंग्लिश लिटरेचर में, तब मुझे किसी ने सलाह दी पीजीडीटी करने की। तो जब मैंने उसके दौरान वो साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट्स बनाए, असाइनमेंट्स बनाए,
एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी, तब मेरा उसमें अनुवाद में जो है वो रुचि काफी ज्यादा बढ़ गई। तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को एक अनुवादक ही बनना चाहिए। इस क्षेत्र में मेरा काफी इंटरेस्ट है, तो फिर मैं उसकी तरफ आगे बढ़ती चली गई। उसकी मैंने तैयारी की। जी। आपने सिनॉप्सिस और जो प्रोजेक्ट बनाया था वो किस किताब पे बनाया था? ये भी मेरा एक मंदबुद्धि चरित्र का प्रश्न है। बता दीजिए, किस नहीं नहीं, ऐसा किताब को आपने बताने की चुना जरूरत था? नहीं है। जी, मैंने चुनी थी सुधा मूर्ति की किताब थी, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। अच्छा, सुधा मूर्ति जी। जी, ओके। आपने मतलब जी। इंग्लिश हिंदी वो अनुवाद किया उसमें? जी। जी, आप जैसे सिनॉप्सिस और पीजीडीटी का आपने नाम लिया ही है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के बिहाफ पे कि आप MYL माइंड योर लैंग्वेज ग्रुप से किस प्रकार जुड़े और कब जुड़े? कब आपको ये महसूस हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ना बेहतर हो सकता है? क्या ये आपके लिए बेहतर रहा? ये सारे प्रश्नों का संक्षिप्त या फिर कम्युनिटी का जवाब दे दीजिए एक साथ। जी, आपने बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा। जब पीजीडीटी में कर रही थी तब मैंने नया नया टेलीग्राम इंस्टॉल किया था। तो मैं इसके रिगार्डिंग जो है क्वेरीज मुझे बहुत थी, क्योंकि नया नया था, फील्ड समझ में आ नहीं रहा था, प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस, फिर उसके बाद एग्जाम्स। तो उस दौरान मैं काफी सारे ग्रुप से जुड़ी। फिर किसी ग्रुप में मैंने इसका MYL का नोटिफिकेशन देखा। उस दौरान इसका नाम शायद MYL नहीं था। नोटिफिकेशन देखा हम, हाँ, तो इसका नोटिफिकेशन मैंने एक नहीं लिंक देखा। देखा। लिंक लिंक ओके, लिंक लिंक देखा। देखा, ओके। और फिर मैंने उस लिंक पे क्लिक किया। तो फिर वहां से मैं उस दौरान इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, माइंड योर लैंग्वेज ग्रुप से। और फिर मुझे उस ग्रुप से जुड़ने के बाद इस एग्जाम में, पीजीडीटी के एग्जाम्स में बहुत सहायता मिली। और फिर पीजीडीटी से लेके ये एनजीटी तक का जो सफर रहा, इसमें इस ग्रुप का मेरे करियर में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यही एक ऐसा मैंने इकलौता ग्रुप देखा है, और भी बहुत ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन किसी ग्रुप में डेली बेसिस पे इतनी एक्टिविटीज नहीं होती हैं जितनी इसमें होती हैं। कि डेली बेसिस पे क्विज चल रही है लगातार 2-2 घंटे की, और डेली ट्रांसलेशन की प्रैक्टिसेस हो रही है, डाउट सॉल्विंग सेशंस चल रहे हैं, इतने सारे महानुभव हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो हमें अपनी गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही है, मीनवाइल बहुत ज्यादा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी। अब तो हम भाग्यशाली हैं कि आपका चयन हो गया है और आप ये सारी चीजें कह रही हैं कि ग्रुप से मुझे काफी सहयोग मिला। हालांकि मैं कोई प्रचार नहीं करा, ना हमारा कोई वो फाइनेंशियली कुछ गेन करने का उद्देश्य है। हम बस ऐसे कम्युनिटी जी। एस्टेब्लिश जी। करना चाहते थे, और ये इसी फ्रेटर्निटी के, इसी बंधुत्व के भाव से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि सभी को मदद मिले। और अनुवाद के क्षेत्र में अगर अनुवाद को लेकर हो, चाहे विचार विनिमय को लेकर हो, जो भी चीजें हैं वो चलती रहें। और इसीलिए इसमें जी। 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 किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। केवल संसदीय भाषा प्रयोग करते हुए, अगर जो कुछ मेंबर्स मेरे देख रहे होंगे जो जी। ग्रुप हैं अभी। महापद्मानंद जी ने जो एक ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप बहुत अच्छी पहल है कि लोगों को आपस में उनके कोऑपरेशन करने का, एक दूसरे की हेल्प करने का, एक कंपैशनेट बिहेवियर रखते हुए। तो वो चीज मुझे इस ग्रुप में बहुत अच्छी लगती है, कि हर कोई सेल्फलेस होकर एक दूसरे की हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता है। माँ तो पद्मन, मैं महापद्मानंद जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं भी दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा माँ पद्मन जी को। जी। जी, और वो खुद भी बहुत बहुत अच्छे इंसान है। धन्यवाद आपका उनके बिहाफ पर मेरी तरफ से। क्या बोल दिया मैंने पता नहीं। अभी क्या आपको यह यकीन हो रहा है कि अब आप एक सरकारी कर्मचारी हैं? ये प्रश्न किसने लिखा है? यकीन तो हो रहा होगा। नहीं, यकीन तो खैर अब तक मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा एक सीट पे जाके इंटरव्यू देकर आना, फिर उसके बाद उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो जाना, ये तो बहुत अविश्वसनीय सा प्रतीत हो रहा है अभी भी। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है कि मैं एक सीट पे सिलेक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक सीट पे भी सिलेक्शन होते हैं। बट हाँ, होते हैं। ये बात सब सच हो गई है। अभी सपना जैसा ही लग रहा है, धीरे धीरे ज्वाइनिंग की तरफ बढ़ रही हूँ, तब थोड़ी रियलिटी लग रही है। बट हाँ, अभी भी वही एक लग रहा है कि
एक सीट वाली जो वैकेंसीज आती रहती है, हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज जी आती है तो एक सीट की होती है मोस्टली। अब तो आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल और डेपुटेशन पे ज्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है, किसी आईआईएम आईआईटी में निकलती है, कहीं कहीं निकलती है, एक एक सीट पे निकलती है। तो अभ्यर्थी पहले ही परेशान हो जाते हैं कि एक सीट जी हमारे को कहाँ, हमें तो कहाँ मौका मिलेगा। तो आपने ये कैसे सोचा, जी कब आपने इसका फॉर्म भरा, और आपको कैसे लगा कि हाँ मैं फाइट कर सकती हूँ, compete कर सकती हूँ इसमें इजीली। जी ऐसा मैंने सोचा क्योंकि जब मैंने ये एनजीटी का ये देखा था एडवर्टीजमेंट, तो ये भी मैंने एमवाईएल ग्रुप में ही देखा। वहां पे ही मैं इस तरह के अक्सर एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, तो वहां से मैंने देखा, सोचा मैंने एक वैकेंसी है, फिर बिना सोचे समझे मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे मिस नहीं करनी है, सारी ग्रैब करनी है, क्योंकि इट्स हाई टाइम। तो फिर मैंने वो फॉर्म फिल किया। मैंने पिछले साल वो जून में उस फॉर्म को फिल किया था ऑफलाइन मोड में, और फिर इस साल जनवरी में मेरे को वहां से इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ, और फरवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ वहां पर। पिछले साल फॉर्म फिल किया और फरवरी में आपका इंटरव्यू हुआ। अच्छा, मतलब काफी लंबी प्रोसेस होगी, यस। नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल जो इंटरव्यू, उसके साथ कुछ रिटर्न में भी जी कोई रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट टाइप। जी जी जी, उस दिन पहले एक स्किल टेस्ट हुआ था। एक स्किल टेस्ट था जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस था, उसमें से फिल्टर होके जो आगे गए फिर उनका इंटरव्यू हुआ सेम डे। तो जिस डिपार्टमेंट में आप चयनित हुए हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब हमें भी थोड़ा बता दीजिए कि क्या है एनजीटी क्या है। मैं तो एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म लेने में ही हकला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जैसे ही हमें नाम से ही पता लग रहा है, इनका मोटिव है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विषय हैं जो आसपास हमारे हो रहे हैं, उनके जितने भी केसेस चल रहे हैं उन पे जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके वर्डिक्ट सुनाना। जहाँ कुछ भी पर्यावरण को हानि पहुंच रही है वहां पनिशमेंट और पेनल्टीज इम्पोज करना। जहाँ जिस इंसान को भी अगर किसी चीज से हानि पहुंची है पर्यावरण में, उनको मुआवजा प्रदान कराना। मतलब अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो पर्यावरण से संबंधी मुद्दों का निपटारा करना, और जहां पर भी कुछ पर्यावरण से संबंधी कुछ गलत हो रहा है वहां पे एडवाइजरी और वार्निंग्स टाइम टू टाइम इशू करना। ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बेसिक मेन काम। तो जैसा आपने बताया, ये एक न्यायालय की भांति प्रतीत होता है, मतलब कोर्ट रूम की तरह वैसे बने होंगे यहाँ पर भी, जो जजमेंट वर्डिक्स जो देते हैं। जी तो संभावना यही है कि जो स्किल टेस्ट आपने दिया हो उसमें भी इसी तरह की चीजें ज्यादा रही होंगी, जो विधि अनुवाद से संबंधित हो, कानूनी अनुवाद हो, या फिर पर्यावरण से जुड़ा हुआ कुछ अनुवाद हो। क्या ये सच है कि जी, इसी तरह बिल्कुल की। सही समझा आपने। जी, आपका गेस बिल्कुल सही है। जो ट्रांसलेशन हमें प्रोवाइड किया गया था स्किल टेस्ट में, वो बिल्कुल एक लीगल ऑर्डर था, एनजीटी का ही कोई वर्डिक्ट था। और काफी पुराना कोई वर्डिक्ट था एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो वो हमें दिया गया था, एक इंग्लिश में एक और एक हिंदी में, ट्रांसलेट करने के लिए। और वो काफी लंबा वर्डिक्ट था, आई थिंक 10 to 15 लाइंस का था वो, जिसको करने के लिए हमें समय भी बहुत सीमित दिया गया था, ओनली 30 मिनट्स। तो उसको करना उस टाइम पे बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि जब हम एक अनुवादक के तौर पे हम अनुवाद करने जाते हैं तो हम लोग जनरली कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ये सब चीजें ढूंढते हैं। तो हाँ, उसमें ये सब चीजों का अभाव था। फुल स्टॉप ऊपर, लाइन ऊपर से शुरू हुई है तो फुल स्टॉप नीचे था। तो काफी घबराने वाली काफी सिचुएशन थी, लंबे बट वाक्यों का अनुवाद रहा है। वो सिलेक्शन का मौका था। जी, बहुत लंबा वाक्य, साथ में भावानुवाद भी, काफी कुछ था। बट वो टाइम घबराने का नहीं था, वो टाइम था सिलेक्शन लेने का। करेक्ट। आप घबराए नहीं, इसी वजह से आपका भी सिलेक्शन हुआ इतने अभ्यर्थियों के बीच भी। एक चीज है, जैसे मैं कोई परीक्षा देने जाता था, हालांकि जीवन में मैंने, जीवन बोल देता हूँ बार बार, मैंने इतनी जी परीक्षा
दी तो है वैसे, कुछ 5-7 एग्जाम अच्छे तरीके से तैयारी करके भी दिए थे। तो जब भी मैं घर से जाता हूँ तो मेरी माता जी मुझे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाती हैं और तिलक निकाल के फिर दही चीनी गुड़ ये सारी नजरें उतार के फिर भेजते थे कि हाँ इस बार तुम सफल हो जाएगा। और उस दिन हम्म। उसमें किसी मंदिर में या फिर कहीं धोख लगा कर आते थे। हमारे राजस्थानी में धोख शब्द प्रचलित है तो वही प्रयोग करते। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि इंटरव्यू वाले दिन आप ही को घर वालों की तरफ से, क्योंकि संभावना है कि आपने भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की होगी तो उन्होंने आपकी मेहनत देखी होगी, तो वो उन्होंने भी चाहा जी होगा कि अपनी दुआएं अपने साथ आपके साथ भी भेजें। तो क्या क्या रहा, मतलब आपको नजर उतार के भेजा आपके मन जी, नजर उतारा उन्होंने सुबह, और दही चीनी खिलाई, खूब सारे आशीर्वाद दिए। पर उस दिन पहली बार मैंने देखा कि मेरे माता पिता बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि ये जा रही है और आज इसका सिलेक्शन होगा। मैं उतनी नहीं थी, पर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। तो उनके कॉन्फिडेंस को देख के फिर मेरे अंदर डबल कॉन्फिडेंस आ गया कि जब इनको लग रहा है तो फिर होना चाहिए सिलेक्शन। हम्म। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया अंदर से, तो मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई। ये जो तैयारी की थी आपने इंटरव्यू और स्किल टेस्ट को लेकर, वो आपने जी किस प्रकार की, जैसे विधि के अनुवाद थे और जो भी चीजें थी उसमें, मुझे भान नहीं है कि क्या क्या होगा, लेकिन जिन भी चीजों का आपने अनुवाद किया या फिर प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट लगाए या जो जो कुछ भी किया, वो किस प्रकार किया, क्या रिसोर्सेज रहे आपके, और कैसे आपने प्रैक्टिस की, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी जी, बिल्कुल। जब मुझे इंटरव्यू का कॉल लेटर रिसीव हुआ तो मुझे 15 दिन का समय मिला था। उस दौरान मैंने सबसे पहले एनजीटी की वेबसाइट खोल के एनजीटी के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद फिर एनजीटी के जितने भी उनके वेबसाइट पे ऑफिस ऑर्डर्स या वर्डिक्ट जितने भी मुझे मिले, मैंने उनका ट्रांसलेशन करने की पूरी कोशिश करी कि जितना भी समय आए मैं उसका ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाऊँ, ताकि मैं लीगल ट्रांसलेशन से एकदम रूबरू हो जाऊं। वो मेरे लिए मतलब ऐसा ना लगे वहां पे जाके कुछ नया है। और फिर जो हमारा ग्रुप है, माइंड योर लैंग्वेज ग्रुप, वहां पे से मुझे इसकी लीगल ग्लॉसरी टर्मिनोलॉजीज बहुत सारा रिसीव हुई, उपलब्ध थी वहां पर। उनको मैंने डाउनलोड करा और वहां से पढ़ाई शुरू की। तो वहां पे हुआ, और वहां पे कुछ एडमिन्स हैं उनसे मैंने हेल्प ली। जब मैंने ट्रांसलेशन करी तो शुरुआत में मुझे डिफिकल्टी आई क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस थे, तो उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प करी, बहुत योगदान दिया है अब मेरे इसमें सक्सेस में उन्होंने अपना। उसके बाद फिर मैंने अपना एनजीटी के सारे वेबसाइट पे जाके सब कुछ अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने राजभाषा, ये सब चीजें जो भी रिलेटेड है वो सब चीजें पढ़ी। इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी। तो आपका कहना यही है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब आपका कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे उदाहरणार्थ आप, जैसे आपने एनजीटी का बता दिया उदाहरणार्थ, जैसे कोई कोयला संबंधित किसी विभाग में जा रहा है, कोई कोई भी व्यक्ति है, तो वो पहले उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेगा। उससे संबंधित जितने भी हम्म चीजें, जितने भी नोटिफिकेशंस या फिर जो भी सूचनाएं हैं, जो जो सर्कुलर्स जारी होते रहते हैं, उनका वो अनुवाद करे तो बेहतरी से उस डिपार्टमेंट को भी समझ पाएगा और उस डिपार्टमेंट की जो प्रचलन में भाषा है जी उसको भी समझ पाएगा। ये एक सामान्य जी सिद्धांत बन ही गया है, जैसा आपने बताया उस अनुसार। जी, उससे हम लोग उससे फैमिलियर हो जाते हैं ना, उनकी टर्म्स से, उनके ट्रांसलेशन से, उनकी वहाँ के काम से, उससे हम फैमिलियर हो जाते हैं पहले से ही। जिस डिपार्टमेंट के लिए हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे काम क्या होता है, किस तरह के वहाँ पे अनुवाद किए जाते हैं, किस तरह की टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। जी, सही। तो तैयारी के दौरान आपको क्या कठिन लगा? क्या विधि कानूनी जो शब्दावली था, शब्दावली थी, मैं भी कभी कभी थोड़ा पूर्व की ओर चला जाता हूँ, जो शब्दावली जी थी उसका अनुवाद, या फिर आपके रिश्तेदारों या जान पहचान वाले लोगों का यह कहना कि एक अनुवादक का काम क्या होता है? जी, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। अपने रिश्तेदारों को ये समझाना कि एक अनुवादक का कार्य होता क्या है, ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि अब तक भी उनको यही लगता है कि करते क्या होंगे ये, एक दो वो ट्रांसलेट कर देते होंगे, बस यही काम होगा इनका। तो वो चीज उनको समझाना बहुत कठिन है कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब सिलेक्शन होता है। उसके बाद वहां सिलेक्शन के बाद भी वहां जाके हमें कितने काम करने पड़ते हैं, तो वो चीज ज्यादा कठिन है। हाँ, अनुवादक
सिर्फ एक इज नॉट ए मियर ट्रांसलेटर, ही जो चीज एनीथिंग, वो केवल एक यस। अनुवादक नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट को अच्छे से परखता है, जानता है। वो अनुवादक ही होता है जो एक विभाग को अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो उसके सब चीजों को जी लिखता है, अनुवाद करता है। उसके अलावा वो एडिशनल ड्यूटीज भी जी करता है। कभी किसी सेल में चला जाता है, कभी किसी कोई स्टोर में बिठा दिया जाता है, कोई कहीं चला जाता है। कोई एक मेरे मित्र हैं अनुवादक, तो उन्हें लाइब्रेरियन का चार्ज दे रखा है, तो वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज है जी जी कि जी एक मेरे मित्र हैं, ग्रुप के एडमिन ही है, तो वो किसी रक्षा सेवा संगठन में है, तो उसमें वो एडिशनल चार्ज भी, वो काफी ड्यूटीज करते हैं। तो वही है कि अनुवादक अपनी सैलरी को भी जस्टिफाई करता है, सिर्फ वो अनुवाद नहीं करता कि सर आपने दे दिया मुझे लेटर, मैं अनुवाद करके हिंदी में दे देता हूँ या अंग्रेजी में दे देता हूँ। उसके अलावा उसे जी जी। राजभाषा नियमों का देखना है कि क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हिंदी भाषा ज्ञान की स्थिति हो लगातार रहा है कि अपडेट नहीं। रहती रहनी है, तिमाही रिपोर्टें जो है उन्हें सही तरीके से भरना है। वो सारी चीजें हम्म। हैं, निरीक्षण करने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के, वो सारी चीजें होती है, जी लेकिन लोग उसे बृहद स्तर पे देखते हैं, तो सिर्फ इतना ही मानते हैं। जैसे स्टेनो का बोलते हैं कि स्टेनो की क्या जरूरत है, उसका टेक्निकल जमाना है, लेकिन स्टेनो उसके अलावा भी असिस्टेंट के जो रोल अदा करता है वो कोई और करता नहीं है। वैसे अनुवादक नॉन मिनिस्ट्रियल होकर भी मिनिस्ट्रियल कार्य करने में पारंगत होता है। लगता है आपको बहुत टाइम हो गया है करते हुए। हाँ हाँ, अनुभव है कुछ। शाम भी थी धुआं धुआं, जी हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कुछ कहानियां याद सी आकर रह गई। क्या कभी ऐसा जी कुछ अनुवाद समझ किया, गई। आधा आधा वर्ष क्या कभी ऐसा कुछ अनुवाद किया जिससे आपने सोचा हो कि वाह क्या बात है, खुद ही खुद की तारीफ करने का मन कर रहा जी ऐसा तो कई बार हुआ है। इवन रिसेंटली हुआ है, जब मैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने कुछ नॉवेल्स रिसेंटली पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने अभी पढ़ी थी वैशाली की नगर वधू, जो बहुत सुंदर किताब है, आचार्य चतुर्सेन के द्वारा लिखित है। उसका मैंने ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी है, उसके कुछ पन्नों को। तो जब मैं उसको करने लगी तो मुझे सच में उसको करने के बाद इतना आनंद आया, करते हुए इतना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद से ही कहने का मन किया कि मजा आ गया करके, वाह। फिर मैंने एक इंग्लिश की किताब है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था उनका, उसका सेपियंस। फिर वो मैंने पढ़ी है और उसका ट्रांसलेशन मैंने किया है, करने की कोशिश की है। तो जब मैंने वो किया उसमें भी मुझे उतना ही मजा आया। तो ये मेरे फेवरेट ट्रांसलेशन है फिलहाल। सेपियंस किताब का मैंने भी बहुत लोगों को बताया है, और शायद आपको भी बताया होगा, आई थिंक, जी याद नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सेपियंस का बताया, जी क्योंकि उसके जो हिंदी अनुवाद किया है, मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ मदन सोनी जी की किताब है, तो उन्होंने बहुत तारतम्यता रखी उसमें, वो काफी भारतीय देशज जो शब्द है उनको भी इस्तेमाल किया है, और भारतीय भाषा में भारतीय पाठकों जी 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 रसास्वादन हो सके ऐसा उन्होंने प्रयास किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके सारे अनुवाद जबरदस्त लगते हैं मुझे, चाहे वो सिद्धार्थ हो, सेपियंस हो, या फिर होमोडियस हो, या फिर जी कोई जी भी जी। किताब है। उनके अनुवाद करने का तरीका ही बहुत ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, जैसे एल्केमिस्ट है, एल्केमिस्ट आपने अगर पढ़ी हो हिंदी में, तो जी उसका अनुवाद भी उन्होंने किया। जी जी उससे पहले बढ़िया। भी एल्केमिस्ट का किसी और ने किया था, लेकिन उनका जो अनुवाद था वो मुझे बेहतर लगा। जी तो इसके अलावा इंटरव्यू जब आपका चल रहा था, तो आपके मन में क्या ख्याल थे, कमरे से बाहर या जिस भी हॉल में आपका चल रहा हो, उससे बाहर क्या ख्याल थे आपके, मतलब जो अन्य अभ्यर्थी थे उनको देख के आप क्या सोच रहे थे लगातार? जब हम बाहर बैठे थे, सब सारे कैंडिडेट्स बैठे थे, तो मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि आई हैव टू मेक इट टुडे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है, और वहाँ किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि यही बेटर होता है। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना हमेशा उसको बनाए रखें, और किसी के भी साथ वहां पे कॉन्वर्सेशन करने से थोड़ा सा बचे, क्योंकि वहां उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डगमगा सकता है उस टाइम पे। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखें। कैसे?
हम्म। तो बाहर थोड़ा बचना भी चाहिए, हम्म। मेरा भी यही मानना है कि ज्यादा बातचीत करने से हमारा मन भी भ्रमित होता है कि इसको ऐसा पूछा है, हमें भी ऐसा पूछेंगे, ये सारी चीजें नहीं होती है। थोड़ा जी जी जी, सही बात। हम बिल्कुल। जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन हम उतना डीपली, क्या पता वो झूठ बोल के कुछ और बता दे, और हम उस चीज पे उसको प्रेशराइज कर लेंगे, नहीं आ रही है तो हमने पढ़ाई नहीं। वो सही बात है आपकी। हम्म। थोड़ा बचना चाहिए, वैसे ज्यादा बातचीत करनी नहीं चाहिए। तो बाहर ही खड़े हो गए फिर हम उसी चीज को सोचने लग जाते हैं कि ये पूछ रहे हैं तो हमें आता नहीं, ये पूछ रहे हैं ये तो हमें आता नहीं। फिर वही वाली बात हो जाती है कि अंदर जाने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। जी। तो जी। इंटरव्यू के दौरान आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, किस विषयों पर थे, और कैसे आपने उनका उत्तर दिया, या फिर ये नॉर्मली ये बता दीजिए कि क्या क्या प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए, किन किन विषयों पर थे। हो सकता है कि डिपार्टमेंट से जुड़े हों, या फिर जो भी चीजें हैं वो आप अपने तरीके से बता दीजिए। इंटरव्यू के दौरान पहले मुझसे थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस पुट अप किए गए। फिर उन्होंने राजभाषा एक्ट के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पुट अप किए। फिर उन्होंने ये पूछा कि एनजीटी में अगर हम आपको हायर करते हैं एज अ ट्रांसलेटर, तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या काम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए। फिर उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड से काफी सारे क्वेश्चंस पुट अप किए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन का रहा है, साइकोलॉजी का रहा है, इंग्लिश लिटरेचर का रहा है, तो वहां से उन्होंने काफी तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए। फिर इंग्लिश लिटरेचर से तो उन्होंने आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस मेरे से पूछे उस टाइम पे। कि क्या पूछा? काफी सारे क्वेश्चंस वहां से उन्होंने पूछे। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में काफी कुछ पूछा, उनके किस तरह की रचनाएं रहती हैं, और उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कौन से रहते हैं, उनके सोनेट्स कैसे रहते हैं, प्लेज ड्रामा उनके पोएम्स कैसी होती हैं। फिर चार्ल्स डिकेंस के बारे में काफी सवाल किए, और विलियम वर्ड्सवर्थ, और टॉमस हार्डी, पीबी शेली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इन सब का उन्होंने नाम लेकर काफी सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे। तो जब वो क्वेश्चन ये वाले आए तो तब मुझे लगा कि जो मेरी वर्षों की मेहनत है जो मैं कर रही थी वो यहाँ आके मेरे किसी काम आ पाई। हाँ, जैसे आपका। फिर उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पुट अप किए। हम्म। जी। बस साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पुट अप किए, और फिर बस तो ये लास्ट तो में उन्होंने कॉम्बिनेशन एक हो गया ट्रांसलेशन वैसे। पूछी। आपको इंग्लिश लिटरेचर से जी आपने एमए किया है, और बाद में आपने एजुकेशन से भी बीएड एमएड ये सारा किया है। तो एजुकेशन में भी साइकोलॉजी का बड़ा रोल रहता है, वो एक पूरा चैप्टर रहता है, पूरी बुक रहती है, फिर जो भी हो। जी मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अपने जी टीचर जो भी मेरे मित्र हैं सबको देखा, साइकोलॉजी वो बार बार पढ़ते थे, पियाजियो और वो सारे सबके सिद्धांत जो थे उन सबको पढ़ा करते थे। तो जी उसका जी भी जी रोल जी आपके इंटरव्यू में काफी महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल दृष्टि से भी थोड़ा इम्प्रूव रहे होंगे बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। जी जी जी, वहां जाके ये थोड़ा सा मुझे फायदा मिला, क्योंकि जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि इंटरव्यू लीड कैसे करना है, वो बताने से नहीं होता। वो तब वहां जाके अगर आपको साइकोलॉजी अच्छे से आती है तो फायदा मिल जाता है उस चीज का, कि आप खुद इंटरव्यू खुद कैसे लीड करें। तो वो चीज का मुझे वहां बहुत फायदा मिला। बधाई हो आपको एक बार फिर से। तो इसके बाद में जी ऐसा थोड़ा अलग सा करना चाह रहा हूँ, जैसे एक प्रसिद्ध निर्माता जी निर्देशक हैं फिल्मों के, वो अपने शो में करते हैं कि रैपिड फायर, तो हम भी थोड़ा नकल करके उनकी इस त्वरित आपको गति देते हैं कि आपको हर उत्तर तुरंत देना है। जी आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको तुरंत उत्तर देना है। ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस है, आप जी। अपना उसके उत्तर दे दीजिए। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका पसंदीदा हिंदी शब्द क्या है? 1 2 3। पसंदीदा हिंदी शब्द अभी कुछ समय सबसे मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से तो जनहित याचिका। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी है वो थोड़ा, ठीक है, प्रासंगिक। जी जी। एक ऐसा अंग्रेजी शब्द जिसका कोई उपयुक्त हिंदी अर्थ न मिला हो। जी, मुझे ऐसा एक शब्द मिला है, आउटसोर्सिंग, जिसका अब तक कोई हिंदी का अनुवाद मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइंग मिला नहीं है।
आउटसोर्सिंग। हम्म। जी। सही बात है। वैसे तो भावानुवाद करके उसे कैसे भी किसी ढांचे में अनुवादक ला सकते हैं, लेकिन जी। typically उसका बाहरीकरण या क्या बोलेंगे उसका, बाहरी स्रोत से प्राप्त। उसका प्रॉपर हम्म। शब्दानुवाद अभी तक नहीं मिला है। जी। हम्म। आशा करते हैं मिले। आगे हम अलग अलग किताबें देखेंगे, उनमें अगर मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। और कमेंट्स में भी मैं ये बोल रहा हूँ सभी को कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग चाहिए मुझे। 14 नवंबर रात 9 बजे जी। तक। हाँ। जी। हाँ, तो थोड़ा एक निजी प्रश्न है। बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड के नए गाने या फिर भूले बिसरे गीत, क्या पसंद है? भूले बिसरे गीत। अनडाउटेडली भूले बिसरे गीत, क्योंकि वो हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, हमारे माइंड को कितना पीस देते हैं, हमें बहुत ज्यादा पीस शांति देते हैं। प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ मैं तो भजन भी सुनना। पीस। शांति। शांत शांतिपूर्ण ओके। माहौल। ओके। क्योंकि पूरे दिन थकने के बाद हमें रात को शांति चाहिए होती है, तो वो शांति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ मैं पर्सनली भजन सुनना भी बहुत पसंद करती हूँ। भजन सुनना। चाहे मेरा दिन कितना भी व्यस्त हो, लेकिन मैं हाँ एक दो भजन डेली सुनती हूँ। उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, माइंड को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, रिलैक्सिंग फील होता है। मैं भी अपनी किशोरावस्था में बहुत भजन गाया करता था। हम रटे हुए रहते थे मीरा भाई के भजन में। और भी कई एक है भजन कि जिमो मारा श्याम धनी जिमा वो बेटी जाट की, तो वो मुझे याद रहता था, बहुत गाता था मैं। अच्छे लगते हैं वो गीत, उनमें उनमें मधुरता जी। होती है, वो सारी चीजें होती है। भूले बिसरे गीतों में तो कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जो भी है वो, अब तो पंक्तियां याद नहीं आ रही, आप सामने हम्म। देखते हैं तो। वरना मैं बहुत अच्छे से उसको भी गाता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी फटे हुए स्पीकर की तरह है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप में गुनगुनाता रहूं। तो एक और जी। प्रश्न है कि अगर आप अनुवादक नहीं होते तो क्या होते? इसका उत्तर भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा जी। तो कहने वाली बात ही नहीं है, अगर मैं अनुवादक नहीं होती तो अंग्रेजी की अध्यापिका होती। हूँ। अंग्रेजी साहित्य किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ा रहे होंगे, कहीं पर आप तोरू दत्त पढ़ा रहे जी। होंगे, कहीं एमजे डिकिंसन पढ़ा रहे होंगे, जो मेरी जी। फेवरेट पोइटिस भी है। जी। होप इज अ थिंग विद फेदर। जी। होप यू थिंक विद फेदर्स मेरी फेवरेट पोइम है, मैंने अनुवाद भी किया उसका हिंदी में, राजस्थानी में। रिजल्ट आने के बाद आपके घर में कैसा माहौल था? आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? एक्चुअली मेरा रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले आ गया था, 9 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा। और मैं बिल्कुल अनअवेयर थी उससे। तो उस ग्रुप को जो है महापद्मनंद जी ने ग्रुप में, MYL ग्रुप में उन्होंने उसको अपलोड किया। और फिर उन्होंने देखा कि मेरा चयन हो गया है। तो उन्होंने फिर उसके लिए मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया कि आपका इसमें NGT में सिलेक्शन हो गया है। तब मुझे वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आ गया है। विश्वास तो नहीं हुआ, बट या उनसे पता लगा, अपने फैमिली में सबको बताया, फैमिली में सब लोग बहुत बहुत खुश थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पता था कि होना है। हाँ, तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, अब तक भी चल रहा है। और जब आपके माता पिता के सपने पूरे होते हैं तो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। अपने सपने पूरे होने से ज्यादा खुशी होती है अपने घर वालों के सपनों का पूरा होना। एग्जैक्टली। अपने सपने पूरे करते तो आज मैं कहीं कोई भटक रहा होगा किसी देश में कहीं। चलो छोड़ो, जी, क्या नॉर्वे में। क्या बोले, अपने जो भी सपने हैं दबे रह गए तो दबे रह गए, लेकिन अपने परिवार के सपने, अपने उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए हम यही प्रयास करते हैं कि जी। आगे बढ़ा जाए और उनके उनको किसी प्रकार का कोई कोई कमी महसूस न हो। मुख्य चीज यही रहती है हमारा। जी। तो हम जिस जगह थे, जी। इंटरव्यू वाली अनुवादक परीक्षाओं के लिए आप नए अभ्यर्थियों को क्या सलाह देंगे? और क्या इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे? जैसे आपने बताया था कि लिटरेचर से रिलेटेड भी पूछे गए, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से भी शायद कोई क्वेश्चन था। उसके अलावा क्या जी। जी। इससे जी। कुछ क्वेश्चन या स्पॉन्टेनियस ट्रांसलेशन के लिए आपको कुछ दिया गया कि आप तुरंत ही उसको करके दें, कुछ लिखित में या मौखिक रूप से? जी।
ये इस तरह का एक सवाल आया था। जब मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अंतिम चरण पे था, तो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे एक मौखिक, मुझे स्पॉन्टेनियस ट्रांसलेशन दी। जो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, देयर इज नो रूम इन कार। उन्होंने कहा आप इसका क्या अनुवाद क्या क्या करना क्या चाहेंगी? क्या क्या पूछा? तो और हम, देर देयर इज नो रूम इन कार। ओके, देर इज नो रूम इन कार, ओके। जी। जी। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम अपने जितने भी लोग व्यूअर्स हैं उनसे पूछेंगे, तो आई थिंक इसका जवाब हम सबको पता है क्या होगा। इसका जवाब कि गाड़ी में जगह नहीं है। हम्म। गाड़ी में जगह नहीं। आप क्या जवाब देंगे इसका? गाड़ी में जगह नहीं है। जी। तो जी, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका उत्तर दिया कि गाड़ी में कोई कमरा नहीं है। कमरा नहीं है, नो रूम इन कार। जी। जी। हाँ मतलब कमरा नहीं है वैसे, वो तो आपने शाब्दिक अनुवाद जी। किया होगा। जी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये उत्तर तो गलत है। तो फिर मैंने बोला, उनको बताया कि एज अ ट्रांसलेटर, अनुवादक होने के तौर पे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं पहले किसी भी मौखिक या लिखित सामग्री का शब्द अनुवाद करूं, और उसके बाद मैं भावानुवाद की तरफ जाऊं आवश्यकता अनुसार। तो अभी मैंने इसका शब्द अनुवाद किया है, गाड़ी में कोई कमरा नहीं है, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो अब मैं इसका भावानुवाद करना चाहूंगी कि गाड़ी में जगह नहीं है। तो यह इसका उत्तर होगा। हम्म। गाड़ी में जगह नहीं। आपने पहले कमरा बोलकर शायद उनको थोड़ा वो आकर्षित कर लिया कि हाँ, आपको ये भावानुवाद, शब्दानुवाद, इन सिद्धांतों से भी आप परिचित हैं कि किस प्रकार ये जी। हालांकि नो रूम इन द कार को डायरेक्टली जी। से डिनोट करते ही हैं जगह से, लेकिन आपने वहां सीधा शब्दानुवाद कर दिया। जी। तो ये जी। मतलब तो काफी। वहां पे मुझे लगा थोड़ा सा, दैट्स वेयर द गेम चेंज्ड। वहां पे उनको समझ में आया कि ट्रांसलेटर होने के साथ साथ वो ट्रांसलेशन की नॉलेज भी होना कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही बात। हाँ, हो सकता था कि वो बुरा मान जाते। जी, मान सकते थे। तो आपकी इस यात्रा के लिए क्या कोई कविता, कोई शेर, कोई शायरी है आपके दिमाग में जो आप सुना सकें, और हमारे 11-11 करने वाले व्यूअर्स हम्म, उनको भी कुछ राह दिखा सकें? मैं अगर गलत गहरा नहीं गहरा हूँ तो करना 11-11 शुरू में आपने शुरू किया था। जी, मैंने शुरू किया था। मेरा ऐसा मानना था कि 11-11 एक ऐसा टाइम होता है जब हमें अपनी विश जो है बतानी चाहिए यूनिवर्स को, वो उसे पूरा करते हैं। तो फिर सब लोग अब उस राह पे चले हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं अपने जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, पुराने अभ्यर्थी हैं, सबको यही सलाह दूंगी, जो साक्षात्कार के लिए जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। पहली बात तो एक वैकेंसी वाले फॉर्म जरूर फिल करें, कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। और उसके बाद उस तैयारी के लिए ऐसा ना सोचे कि हम तैयारी इसकी एंड मोमेंट पे कर लेंगे, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 2 महीने पहले करेंगे। तैयारी शुरुआत से ही करते रहें, क्योंकि जब भी हमारा कहीं सिलेक्शन होता है, वो 1 दिन या 2 दिन की तैयारी पे नहीं होता है। वो हमारा वर्षों का संघर्ष होता है, जो उस दिन हमें सफल करता है, हमें सफलता प्राप्त कराता है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क दोनों चीजें साथ में बनाए रखें। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हर वैकेंसी को, जी, हर वैकेंसी को, हर अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले, जैसे कि वो हमारे लिए ही आई है। ये सोचकर उसको भरे, ये सोचकर उसकी तैयारी करें, तो सफलता निश्चित है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे लिए भी किसी ने बोला था कि आप मैंने कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया था एसएससी जीएसटी के दौरान, तो 5-10 दिनों में मैं जितना हो सका उतना पढ़ के मैंने एग्जाम दे दिया। तो लोग ये बातें बनाने लगे कि 5-10 दिनों में वो कैसे कर सकता है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं ये सारी चीजें। तो मैंने कहा 5-10 दिनों में नहीं होता, जी। जी। नहीं जी। होता। वो आपकी नहीं 3 होता। वर्षों की मेहनत होती है, आपकी आपका जो जीवनानुभव जी। होता है, जो अनुभव होता है, उसी से तो आप सीखते हैं, उसी से चीजें सरल होती जाती है, जो बाकी अपेक्षाकृत बाकी एग्जैक्टली। लोगों के मुकाबले आपके लिए ज्यादा अपेक्षाकृत रूप से सरल होगी। जी। अब जिसने 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब ये थोड़ी है हमने आज से पढ़ रहे हैं। पढ़ तो हम शुरू से ही रहे हैं ना, हम पढ़ाई को लेकर शुरू से सीरियस हैं, हमारा इंटरेस्ट है पढ़ाई में। तो हम्म। वो चीज
हमारी कहीं ना कहीं हमें काम आ जाती है। तो पढ़ाई को जारी रखें, हर दिन पढ़ाई करें, अपने काम को टारगेट दें और उस उन टारगेट्स को खुद ही अचीव करने की कोशिश करें। फिर एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बढ़िया, आपका उद्बोधन बहुत सुंदर था। तो इसी के साथ मैं समापन की ओर जाना चाहूंगा। काफी लंबा सत्र हो गया है, जी। तो हमारा पहला सत्र है, तो मैं ज्यादा ही उत्साहित दिख रहा हूँ। हालांकि लाइट भी नहीं है और पंखा भी इन्वर्टर पर चल रहा है, तो इन सारी चीजों के बावजूद भी मैं जी। अपना प्रयास करके आया हूँ आप तक। तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी। आपको नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ अपने श्रोतागणों को जो संदेश पढ़ रहे हैं उन्हें बोल, क्योंकि आपका आना हमारे लिए वो है। अब क्या है, मैं सब नहीं हम्म। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तो यहाँ कवि आने हैं। के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। जी। और उसके साथ ही आपको जीवन में और अधिक शुभकामनाएं कि आप लगातार प्रगति करते रहें और ऊंचे पदों पर जाएं और ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति करें। और नॉर्वेजियन में भी आप तरक्की करते हैं, नॉर्वेजियाई भाषा भी सीखें। एक सिर्फ हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त आप एक अतिरिक्त भाषा सीखें, जैसे मैं भी नॉर्वेजियाई भाषा तमिल की ओर भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप भी अन्य भाषाओं की ओर थोड़ा प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक अपना इतना योगदान देने के लिए, इतनी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और आपकी मेहनत है, लगातार भाषा को तो धन्यवाद। हम सीखते ही रहेंगे। धन्यवाद देना उचित भी नहीं है इतना, आपकी मेहनत है। बस ठीक है, थोड़ा असिस्टेंट मिला तो आ, बढ़िया बात है वो कि हम असिस्ट कर पाए, इस बारे में सौभाग्यशाली है। लेकिन धन्यवाद स्वयं को ज्ञापित करें। और वही आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे। जो व्यक्ति जी। अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न कर लेता है, उसे किसी से किसी प्रकार के जजीनेस की कोई भी बाद में कोई चिंता नहीं रहती कि कोई कैसे जज करेगा। यूं ही हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहें, उस समूह में हम एक दूसरे से जुड़कर हर किसी की मदद करते रहें और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। तो धन्यवाद। तो अभी हम ये समापन करते हैं। आशा की पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी ग्रुप सदस्यों को यह अच्छा भी लगेगा, और आने वाले जो इंटरव्यूज हैं उनकी कड़ी को भी मैं आगे बता दूंगा कि कुछ हमारे आईबीपीएस में भी हमारे मित्र सेलेक्ट हुए हैं। तो उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में होते रहते हैं, तो जो पीछे के समय भी हुए हैं, जैसे कि आपका फरवरी में रिजल्ट आया था, तो आपसे हमने शुरुआत की है। उसके पश्चात जो भी आईबीपीएस या एसएससी जीएसटी या जिन भी अलग अलग विभागों में अ, जुड़े हैं, चयनित हो चुके हैं, उन सब का इंटरव्यू हम धीरे धीरे देंगे। तो अगर अच्छा लगा तो हम बहुत सारे इंटरव्यूज की कड़ी एक आगे लाते रहेंगे। आपका फिर से धन्यवाद। मैं भी चलता हूँ, क्योंकि 11-11 करने का भी समय होने वाला है। जी बिल्कुल। कबूतर उड़ाने। कबूतर उड़ाने का समय होने वाला है। बाय बाय। जी। ठीक है, धन्यवाद आपका।